नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू सीरीज में ये हमारा आज तीसरा वीडियो है, तो चलिए इसे देखते हैं। निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता का मतलब होता है वैसा रक्त समूह जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। ए बी प्रकार का समूह जो है वो सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है। जैसे ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से तो लेगा ही। और ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। सर्वदाता कहने का मतलब है कि वो किसी को भी खून दे सकता है। ए बी वाले आदमी किसी से खून ले सकते हैं और ओ वाले आदमी किसी को भी खून दे सकते हैं। रक्त समूह कौन कौन से हैं? तो ए बी और ओ। प्रतिजन, इसमें एंटीबॉडी कौन कौन सा है? और रक्तदाता समूह किसको किसको रक्त दे सकते हैं। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी को प्रेरित या उत्तेजित करता है कि कुछ विदेशी तत्व हमारे अंदर हैं, उनको हटाओ। विदेशी तत्व कहने का मतलब है कि वैसे तत्व जिनका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, तो उनको जो हटाने का काम करता है उस तत्व को हम बोलते हैं प्रतिजन। ठीक है, सॉरी, उसको प्रेरित करने का काम जो करता है उसको कौन बोलते हैं? प्रतिजन। और जबकि विदेशी तत्व को हटाने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी। हटाता कौन है? एंटीबॉडी। तो प्रतिजन जो है वो पता लगाता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी कोई विदेशी तत्व कोई आ गया है, और ये एंटीबॉडी को प्रेरित करता है कि तुम अब उस विदेशी तत्व को हटाओ। तो पता करने का काम कौन करता है? एंटीजन। और हटाने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी। तो देख लेते हैं रक्त समूह में, किस रक्त समूह में कौन सा प्रतिजन है, कौन सा एंटीबॉडी है, और वो किस रक्तदाता समूह को रक्त दे सकता है। रक्त समूह ए में तो प्रतिजन याद करने में कोई दिक्कत है नहीं। जो रक्त समूह होगा उसी का प्रतिजन होगा। तो ए रक्त समूह में ए प्रतिजन, बी रक्त समूह में बी प्रतिजन, ए बी रक्त समूह में ए बी प्रतिजन, और ओ वाले में प्रतिजन नहीं होता है। अब एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? तो एंटीबॉडी वो हो जाएगा जो कि आपका प्रतिजन के बाद बच गया। जैसे ए वाले में ए जब प्रतिजन हो गया तो बी आपका एंटीबॉडी हो गया। बी वाले में जब बी प्रतिजन हो गया तो एंटीबॉडी ए हो गया। ए बी वाले में जब ए बी तुम प्रतिजन हो गया तो इसमें एंटीबॉडी क्या जाएगा? अनुपस्थित हो जाएगा। और ओ वाले में जब प्रतिजन अनुपस्थित है तो इसमें एंटीबॉडी ए और बी हो जाएगा। अच्छा, ये जो रक्तदाता समूह कौन कौन से हैं, यानी ए रक्त समूह वाले आदमी किसको किसको खून दे सकते हैं? तो ये दे सकते हैं ए को और ओ को, बी वाले बी और ओ को, ए बी वाले ए बी और ओ, यानी चारों को। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह। और ओ वाले किसको दे सकते हैं? ओ को। लेकिन ओ वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता समूह। ये सभी को खून दे सकता है और ए बी वाला सभी से खून ले सकता है, लेकिन अगर देना होगा तो ये केवल केवल किसको देगा? ए बी को ही देगा। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने आपका खोज किया था कोशिका का। किसका खोज किया था? कोशिका का। एम जे स्लीडन और स्वान ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? एम जे स्लीडन और स्वान। जे ई पुरकिंजे ने कोशिका के घटकों को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म नाम कौन दिया था? पुरकिंजे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1955 में किया था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहा जाता है। तुम्बा को खाली स्थान की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना जाता है। तो इसको किसके कारण चुना जाता है? तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के कारण। किसके कारण? इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के कारण। तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको हम इसरो कहते हैं, की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था।
इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। पीत का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? तो पीत का स्राव किया जाता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। पीत रस का दैनिक श्रावण 500 से 800 ml होता है। ठीक है, कितना होता है? 500 से 800 ml। पीत का काम क्या है? यह भोजन को क्षारीय बना देता है। यकृत का औसत वजन 1500 ग्राम होता है, 1.5 किलो होता है। यकृत का औसत वजन 1.5 किलो होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है और ग्रहणी में वसा का पाचन प्रारंभ होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है। यूरिया का संश्लेषण भी यकृत में होता है और पीत का स्राव भी यकृत में होता है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन का कारण बनता है। किसका कारण बन जाता है वो? तो ये आपका कारण बन जाता है निकट दृष्टि दोष का। अगर नेत्र लेंस आपका जो है, ठीक है, वो ज्यादा टेढ़ा हो जाए तो ये आपका जो कारण बनता है, ये आपका बनता है किसका? निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष में निकट वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं। ये थोड़ा सा उल्टा है। जिसका दोष रहेगा वही आपको दिखाई देगा। जैसे निकट दृष्टि दोष, पढ़ने से लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष है, लेकिन नहीं। निकट वाली वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर वाली वस्तु नहीं दिखाई देगी। उसी तरह दीर्घ दृष्टि दोष में दीर्घ की वस्तु यानी दूर की वस्तु दिखाई देगी पर नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो नाम से थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखेंगे। निकट दृष्टि दोष में लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है या क्षमता बढ़ जाती है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष का जो कारण, उसका कारण क्या है कि जो लेंस है, ठीक है, इसका वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। किसका? p का। तो जब f बढ़ जाएगा तो p का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए दोनों दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष में वक्रता त्रिज्या लेंस का बढ़ जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है या क्षमता बढ़ जाता है। तो इन तीनों को भी याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष किस कारण होता है? त्रिज्या बढ़ने के कारण, फोकस दूरी कम होने के कारण और क्षमता बढ़ने के कारण। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये वाला लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष में लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी बढ़ जाती है। दीर्घ दृष्टि में वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी बढ़ जाती है या क्षमता कम हो जाती है। इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बनता है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि को दूर करके किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक चीज याद रखेगा कि हम लोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं और प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर ही बनता है। अगर रेटिना से आगे पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनने के कारण हम उसको देख नहीं पाएंगे और उसी नहीं देखने के कारण क्या होता है? हमारा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष उसको बोलते हैं जिसमें दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, और दीर्घ दृष्टि दोष उसमें बोलते हैं जिसमें नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसमें आपका जो वेब ब्राउजर गूगल जो है वो आपका वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, गूगल कंपनी है और गूगल आपका जो है वो एक सर्च इंजन है जिसमें हम लोग किसी चीज को सर्च करते हैं। ठीक है, बाकी सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा आपका क्या है? एक ब्राउजर है। सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास जो था टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था। कौन किया था? टिम बर्नर्स-ली ने कब किया था? 1991 में। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर है। कौन कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी और गूगल का क्रोम। ये जो है आपके और भी हैं, जैसे ब्राउजर इंडिया है। ठीक है, तो ये सब ब्राउजर भी है, लेकिन आपको ये
प्रचलित वेब ब्राउजर है जिसका नाम हम लोग सुने हैं। ठीक है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। क्या होता है इसका? CaOH और होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना या स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और क्विक लाइम ये बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। CaSO4.2H2O को जिप्सम कहते हैं, और CaSO4.12H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। दोनों का नाम सेम है। कितना वाटर है? अगर 2 यूनिट वाटर है तो इसको हम बोलते हैं जिप्सम, और आधा यूनिट वाटर है तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? ठीक है, सांची को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1989 में, 1989। यूनेस्को का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया। यूनेस्को का मकसद क्या है? तो शिक्षा के जरिए और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देकर दुनिया में शांति लाना। वर्तमान में इसके 195 सदस्य देश है। करंट अफेयर्स, वर्तमान से कितने सदस्य देश हैं? 195 सदस्य देश हैं, जिसमें से 8 सहयोगी सदस्य और 2 परीक्षक सदस्य देश हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। सांची का स्तूप जो यूनेस्को में शामिल किया गया था वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। एक यूनेस्को में 195 सदस्य देश है, और 195वां सदस्य जो फिलहाल में ऐड किया गया है वो आपका है फिलिस्तीन। कौन सा देश ऐड किया गया है? फिलिस्तीन। इस वर्ष यानी 2024 में विश्व धरोहर स्थल का थीम जो है वो है विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। ठीक है, क्या इसका थीम है? विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। अब दुनिया में 1223 विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 1223, जिनमें से 952 सांस्कृतिक श्रेणी में, 231 प्राकृतिक श्रेणी में, 40 मित्रित श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है, यानी पहले नंबर पे कौन है? इटली आगे है। उसके बाद 59 स्थलों के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। भारत की सूची में 43 स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 43 स्थल हैं, जिनमें नवीनतम जो है अभी जो फिलहाल जो ऐड किया गया है वो असम का मोईदाम और होम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है, जो भी नवीनतम फिलहाल ऐड किया गया है। 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर में 24 नए विरासत स्थल को शामिल किया गया है। 2024 में बात करें तो कितने नए विरासत स्थल को शामिल किया गया है? तो 24 नए विरासत स्थल को शामिल किया गया है। भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले की उपस्थिति में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन किया था। और समापन समारोह कौन किया था? तो समापन समारोह 30 जुलाई 2024 को हुआ था। 9 दिन बाद केंद्रीय और संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित कर इसका जो समापन समारोह किया था। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो ये आपका है डेनमार्क में। कहां पे सबसे सफल सहकारी कृषि? डेनमार्क में है। सहकारी कृषि क्या होता है? सहकारी कृषि कृषि का एक प्रकार है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से संगठित होकर समानता के आधार पर अपनी भूमि मिलाकर
सामूहिक रूप से खेती करते हैं। 2-4-5 किसान हैं, वो अपना सब भूमि मिला करके एक साथ अगर खेती करते हैं तो इसको कहते हैं सहकारी कृषि। और ये कहाँ पे प्रचलित है? तो डेनमार्क में प्रचलित है। डेनमार्क की राजधानी जो है वो है कोपेनहेगन, और डेनमार्क की मुद्रा जो है वो है डेनिश क्रोन। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद है एक HTTPS, इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। EROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो कांग्रेस की 1906 अधिवेशन जो हुआ था 1906 में, उसमें स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। कब किया गया था? 1906 वाले में। 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? 22वां था जो कि कलकत्ता में हुआ था। 1909 ईस्वी में माइले मिंटो सुधार, जिसे भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, इसके तहत पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। 1909 के द्वारा मुस्लिमों को पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये आपका है फर्दर एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदाड़ो, यानी कि ऑप्शन बी। और कौन कौन सी किताब है इनकी? तो इनकी किताब है चनहुडरो एक्सकैवेशन, इंडस सिविलाइजेशन, सिटी ऑफ सेवर्ट किंग एंड एंशियंट गाजा 5। ये 3 पुस्तकें जो हैं वो भी अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई हैं। जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है रीवा नाम से। किस नाम से जाना जाता है? रीवा नाम से। इससे पहले जापान में हिसोई युग था। रीवा युग से पहले कौन सा युग था? हिसोई युग था। हिसोई युग का मतलब शांति प्राप्त करना है, जबकि रीवा युग का मतलब ऑर्डर और हार्मोनी है। जापान के वर्तमान सम्राट अकिहितो के पुत्र नारुहितो हैं। अभी जापान में सम्राट कौन कौन से हैं? नारुहितो। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो आपका है डेक्कन क्वीन। कौन सी? डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन भारत में बिजली से चलने वाली पहली लंबी दूरी की ट्रेन है। ठीक है, पहली लंबी दूरी की ट्रेन अगर पूछा जाए अभी फिलहाल की नहीं, पहली लंबी दूरी की ट्रेन तो वह है डेक्कन क्वीन, वर्तमान में दूसरी है। यह ट्रेन मुंबई से पुणे के बीच चली थी। कहां से कहां चली थी? मुंबई से पुणे के बीच चली थी। इसकी खास बात क्या थी? तो यह ट्रेन 1 जून 1930 को चली थी। यह पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी। इसमें केवल महिलाओं के लिए सीटें थी, महिलाओं के लिए कार थी। इसमें डाइनिंग कार की सुविधा थी, ठीक है, खाना खाने के लिए। इसका नाम मराठी उपनाम दक्खन चीरानी यानी डेक्कन की रानी से आया है। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से पुणे जंक्शन के बीच चलती है। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल, अब इसका नाम बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो गया है, मुंबई में जो है, और कोयला हार्बर के बीच में चली थी। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में 16 अप्रैल 1853 को जो 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी कर किया गया था, जिसका नाम, उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी।
और वो कितनी दूर चली थी तो 34 किलोमीटर। कब? 16 अप्रैल 1853 को। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया। 16 अप्रैल को रेल दिवस और 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह मनाया जाता है। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? तो माधवी कुट्टी नाम का इस्तेमाल किया था आपका कमला दास ने। किसने? कमला दास ने। कमला दास अंग्रेजी एवं मलयालम भाषा की भारतीय लेखिका थी। कमला दास को 1984 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इन्हें 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1985 में किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो सांसद आदर्श ग्राम के प्रेरणा स्रोत जो है वो है आपके महात्मा गांधी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कब शुरुआत हुआ था ये देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। ये स्टार्ट किया गया था आपका हरियाणा से। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 से। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 से। और उड़ान योजना ये आपका शुरू किया था 27 अप्रैल 2017 से। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? यानी स्थायी सरकारी निकाय सबसे पहले बनाने का काम किसने किया था? तो ये किया था आपका लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में किसको समाप्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ये लेके कौन आया था? तो ये लेके आया था लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड रिपन के समय में ही सर्वप्रथम 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। ठीक है। लॉर्ड बेवेल के समय कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन किसके समय में आया था? लॉर्ड बेवेल के समय में आया था। लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या क्या हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह, 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना। ये तीनों घटनाएं लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई थी। रूर क्षेत्र जो है कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो रूर क्षेत्र जो है आपका वो जर्मनी का है। कहाँ का? जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। रूर बेसिन में बिटुमिनस कोयला मिलता है। कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस कोयला मिलता है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। सैक्सोनी में जर्मनी के लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। किस कोयले का? लिग्नाइट कोयले का। और भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार। जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी जो आपका है वो अप्रत्यक्ष कर है। कैसा प्रत्यक्ष कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी में 3 प्रकार के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी इसमें केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। सी से सेंट्रल, एस से स्टेट,
इसमें राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। आय से इंटीग्रेटेड, इसमें अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। अगर राज्य में बिक्री होता है तो SGST, और अंतरराज्यीय बिक्री होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में तो उसमें IGST। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है, यानी उसमें आपसे डायरेक्ट कर लिया जाता है। जैसे आयकर, इनकम टैक्स, आप कितना इनकम करते हैं इसका टैक्स आप देंगे, हम क्यों देंगे? निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर, आपके पास कितनी संपत्ति है उसका टैक्स आप देंगे। उपहार कर, अगर आप किसी को उपहार देते, गिफ्ट देते हैं तो उसका टैक्स आप देंगे, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर, ये कर जो है वो पता नहीं चलता है कि आपने दिया है या आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता है। जैसे सीमा शुल्क, ठीक है, जिसको एक कस्टम ड्यूटी कहते हैं। सीमा शुल्क, सेवा कर, सर्विस टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर, ये आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, ये आपसे इनडायरेक्ट लिया जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये आपका लिया गया है फ्रांस से। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये आपका फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण लाइन था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो वहीं से ये चीज लिया गया है फ्रांस से। कुछ संविधान का स्रोत किस देश से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी है, केंद्र की अलग और राज्य की अलग, सेंट्रल की अलग और राज्य की अलग, वहां को दो नागरिकता मिलती है, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता मिलती है। द्विसदनीय व्यवस्था, हमारे देश में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये तीनों चीज कहां से लेके आए हम लोग? ब्रिटेन से। अमेरिका से मूल अधिकार, ठीक है, जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से संबंधित हटाने की व्यवस्था। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाएंगे इसकी व्यवस्था अमेरिका से, और राष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे तो महाभियोग लगाकर, ये भी कहां से आया है? अमेरिका से। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो सबसे टॉप मोस्ट जॉब है वो टॉप मोस्ट जगह से, यानी अमेरिका से, ठीक है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये दोनों कहां से आया है? आयरलैंड से। कनाडा से क्या है? संघीय व्यवस्था, ठीक है, सब मिलाकर के, सब व्यवस्था मिलाकर के एक संघ के रूप में काम करेगा, इस व्यवस्था में कहते हैं संघीय व्यवस्था, और ये कहां से आया है? कनाडा से आया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, क्या क्या? समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की बैठक जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से आया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जर्मनी, हिटलर। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल अगर लगा है तो उसमें से कौन कौन से मूल अधिकार आपके छीन लिए जाएंगे, उसका जो वर्णन है वो जर्मनी से आया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दो चीज, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से आया है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? ये बनाया था आप क्या? जोसेफ नोएल पैटन ने। किसने? जोसेफ नोएल पैटन। 1857 के विद्रोह का जो कारण था वो था आपका चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ठीक है। जो इसमें कारतूस दिया गया था, जो गोली दिया गया था, उसको मुंह से छील करके बंदूक में भरना था, और ये अफवाह फैल गई कि वो जो बंदूक का कारतूस बना है वो उसमें चर्बी से बना हुआ है, गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है, इसलिए ये विद्रोह होने लगा था। 1857 की जो क्रांति हुआ था उसका प्रतीक था कमल और रोटी,
क्या प्रतीक था? कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख वक्तव्य कौन कौन से हैं? कौन से व्यक्ति ने कौन सा कहा है 1857 को लेकर के, वो देखते हैं। लॉरेंस और सीले ने कहा यह मात्र एक सैनिक विद्रोह था। सैनिक के द्वारा था, इसलिए क्या था? एक सैनिक विद्रोह था। किसने कहा था? लॉरेंस और सीले ने। बीडी सावरकर ने एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थी। बीडी सावरकर बोल रहे थे कि एक सुनियोजित यानी पहले से नियोजित एक स्वतंत्रता संग्राम है, देश को स्वतंत्र करने के लिए संग्राम किया गया है। आरसी मजूमदार ने न तो ये राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था, इसलिए क्योंकि अगर ये राष्ट्रीय होता तो ये पूरे देश में फैला होता, और स्वतंत्रता भी नहीं था क्योंकि इसमें आपका इसका कारण क्या बताया गया था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो ये एक धार्मिक मामला था, धार्मिक संग्राम था। डिज़रायली ने क्या बोला था? ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये पूरे राष्ट्र में फैला नहीं था, फिर भी इसको क्या बोला गया था? राष्ट्रीय विद्रोह बोला था डिज़रायली। तो सबका अपना व्यक्तिगत मंतव्य था। आउटम और टेलर ने कहा था अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का ये षड्यंत्र था। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के बीच ये षड्यंत्र था, ये बोला था आउटम और टेलर ने। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपका है परम 8000। कौन सा? परम 8000। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1990 में विकसित हुआ था और वो था परम 8000। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक के द्वारा किया था, जो कि पुणे में स्थित है। किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा। सीडैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अनुपम सीरीज के कंप्यूटर का विकास जो होता है वो बार्क मुंबई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में करंट अफेयर्स है, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो एरावत है। किसका? भारत का। लेकिन अगर विश्व का बात किया जाए तो जापान का फुगाकू है। भारत का एरावत और जापान का फुगाकू। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ गुरु व मुरीद का अर्थ शिष्य होता है। पीर मतलब गुरु और मुरीद मतलब शिष्य। कुछ प्रमुख सिलसिले हैं जिनके संस्थापक को देखते हैं। चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी सिलसिला शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा उबैदुल्लाह। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 26 नवंबर को वर्ष 2016 से संविधान दिवस मनाया जाने लगा। डॉक्टर भीमराव कौन सा जन्म जयंती था? 125वां जयंती था। तो उसी के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाने लगा। कब से मनाया जाने लगा? ये 2016 से। 2015 से पूर्व 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। किसके रूप में? विधि दिवस के रूप में। अब मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? दुग्ध दिवस मनाया जाता है। पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था ए.ओ. ह्यूम ने। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलेन ओक्टेवियन ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसके संस्थापक सदस्यों में से ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा ही नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन
बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो उन्होंने मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। कहाँ पे? बेलगाम, कर्नाटक में। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आपका है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। इसमें विकल्प के अनुसार है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी जो होता है वो आपका केटू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गार्डविन आस्टी। लेकिन केटू जब नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या ले लेंगे? कंचनजंगा ले लेंगे, ठीक ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? गार्डविन आस्टीन है। कंचनजंगा जो उसका ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, दूसरी है केटू और तीसरी है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो आपका सिक्किम में है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। गार्डविन आस्टीन जिसको केटू बोले थे, इसका ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। यह हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है? तो बाघ संरक्षित आपका वो है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का शुरुआत जो हुआ था वो था अप्रैल 1973 में। अब भारत में पहली बार बाघ की गणना जो हुई थी वो हुई थी आपका 1 साल पहले 1972 में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 की जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3,682 है। भारत में विश्व का सर्वाधिक बाघ है। भारत में बाघों की संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। देवी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 55 टाइगर रिजर्व है। भारत में 55वां टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? राजस्थान में धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य है। कहाँ पे है? राजस्थान में। उसका नाम क्या है? धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। तो आज ये आपका सेट नंबर 3 खत्म हुआ। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।